हेलो एवरीवन। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग एकदम शानदार हैं और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। इस कॉन्सेप्चुअल वीडियो सीरीज में आज मैं आप लोगों के लिए वर्क पावर एनर्जी चैप्टर से एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया जिसका मैंने जनरली देखा है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में या तो गलत आंसर देते हैं या फिर आंसर सही तो बता देते हैं लेकिन उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं पता होता, या हम ये कह सकते हैं कि उसका सॉल्यूशन एक्सप्लेन नहीं कर पाते। वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन है कि इंटरनल फोर्सेस का वर्क क्या फ्रेम पर डिपेंड करता है। अगर हम स्पेस में अलग अलग रेफरेंस फ्रेम से इंटरनल फोर्सेस का वर्क कैलकुलेट करें तो हर रेफरेंस फ्रेम में क्या उस वर्क की वैल्यू डिफरेंट आएगी? बताइए आपका आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख करके। मैं आपको बता दूं कि वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस दुनिया के हर फ्रेम में सेम आएगा। कैसा लगा? थोड़ा शॉक लगा क्या? हाँ भाई, सेम आएगा। इंटरनल फोर्सेस का वर्क फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता। और अब हम इसी का मैथमेटिकल प्रूफ देखेंगे कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? इस स्टेटमेंट के बाद ऐसे कई सारे फोर्सेस जिनके बारे में हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि उनका टोटल वर्क पूरे सिस्टम पर जीरो होने वाला है। तो क्या है वो राज? पहली बार में तो मैं रिवील नहीं करूंगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम यहां पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस स्टेटमेंट को हम किस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले यार, ये इंटरनल फोर्स का मतलब क्या है? मैं कह सकता हूं ऐसे फोर्सेस जिनका एक्शन एज वेल एज रिएक्शन, मतलब जो फोर्सेस का पेयर है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, वो सिस्टम का ही पार्ट हो। मतलब एक्शन और रिएक्शन दोनों अगर सिस्टम के अंदर ही हैं तो हम उन्हें इंटरनल फोर्सेस कह सकते हैं। इज इट करेक्ट? लेट्स सी। जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ आई से दैट कि मेरे पास यहां पर एक सिस्टम है और सपोज इस सिस्टम के अंदर मैंने यहां पे दो पार्टिकल कंसिडर किए, पार्टिकल 1 एंड 2। पार्टिकल 2 ने 1 पे जो फोर्स लगाया, सपोज दिस इज F1, ठीक, और पार्टिकल 1 ने 2 पे जो फोर्स लगाया, दिस इज F2। क्लियर? मैं यहां पर ये बोल सकता हूं कि इफ आई से दैट कि F1 जो है ना वो एक्शन है, F1 क्या है? एक्शन। तो मैं ये कह सकता हूं F2 पेयर है उसी का, तो ये रिएक्शन होगा। रिकॉल करो एक बार न्यूटन्स थर्ड लॉ। F1 क्या है? फोर्स एक्सर्टेड बाय 2 on 1, और F2 क्या है? फोर्स एक्सर्टेड बाय 1 on 2। तो आप जरा देखिए, अगर मैं इस पूरे को सिस्टम बोलता हूं तो यहां पर एक्शन और रिएक्शन दोनों ही इस सिस्टम के अंदर हैं। मतलब मैं यहां पर F1 और F2 को मिला करके इस पूरे को इंटरनल फोर्स बोल सकता हूं। क्या ये बात क्लियर है? अब आपको मैंने जैसे ही बोला इंटरनल फोर्स, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के याद करो। इंटरनल फोर्सेस में यहां पर एक्शन और रिएक्शन क्या इक्वल एंड अपोजिट होंगे? कैन आई से दैट? सुनना ध्यान से। इक्वल एंड अपोजिट बोलने का मतलब है क्या मैं यहां पर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर की वैल्यू 0 लिख सकता हूं? क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। याद करिए न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं F1 प्लस F2 का वेक्टर समेशन क्या होगा? 0। मतलब यहां से एक स्टेटमेंट और लिख सकते हैं कि जो F1 वेक्टर है उसकी वैल्यू क्या होगी? माइनस ऑफ F2 वेक्टर। यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरनल फोर्सेस का मतलब क्या है। लेकिन हेडिंग पढ़िए जल्दी से, क्या लिखी हुई है? वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस, मतलब वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस। सपोज यहां पर जो ये पॉइंट 1 है इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ एंड दैट इज ds1। ओके, और सपोज पॉइंट 2 जो है उसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ और इसे मैंने बोला ds2। ये ds1 क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल 1, और ds2 क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल 2। आई एम कंसिडरिंग इट फॉर अ वेरी स्मॉल इंटरवल, इसलिए आप देख पा रहे होंगे मैंने डिस्प्लेसमेंट को ds1 लिखा है। d क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल है। तो एक बात बताइएगा, फॉर अ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वर्क डन बाय एक्शन कितना होगा? मैं यहां पे लिख सकता हूं वर्क डन बाय एक्शन होगा F1 वेक्टर, अगर आप बेसिक डेफिनेशन पे जाते हैं, डॉट ds1 वेक्टर।
इसी तरीके से सिमिलरली इफ आई विल आस्क यू व्हाट इज द वर्क डन बाय रिएक्शन, दैट इज F2 वेक्टर डॉट DS2 वेक्टर। ये जो आपने लिखा है ना, ये बोलूंगा वर्क डन बाय एक्शन, और ये जो सेकंड टर्म आपने लिखा है इसे मैं बोलूंगा द वर्क डन बाय रिएक्शन। इफ आई से दैट द वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स, तो इसका मतलब है कि मुझे वर्क डन बाय एक्शन और रिएक्शन को ऐड करना होगा। मतलब मैं यहां पर ये बोल सकता हूं कि अगर मुझसे वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स बोला गया तो दैट विल बी द समेशन ऑफ dW1 प्लस dW2। क्लियर है भाई सभी को? क्या मैं इन दोनों को ऐड कर दूं? अब देखिएगा जैसे आप यहां पर ऐड करेंगे तो आप इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे F1 वेक्टर डॉट DS1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर डॉट DS2 वेक्टर। देखिए यहां तक कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है ना? मुझे उम्मीद है कि सभी को समझ आ गया होगा। जरा एक बात बताइएगा, क्या मैं F2 को इन टर्म्स ऑफ F1 लिख पाऊंगा? क्या मैं F2 की वैल्यू को माइनस ऑफ F1 लिख सकता हूं? तो जल्दी से यहां पर इस टर्म को रिप्लेस करिए, तो आप देखिएगा इस एक्सप्रेशन में आप क्या लिखेंगे, F1 वेक्टर डॉट DS1 वेक्टर। F2 को मैंने लिखा माइनस ऑफ F1 डॉट DS2 वेक्टर। क्लियर? अब यहां पर F1 को अगर मैं कॉमन लेता हूं तो मेरे पास ये टर्म बनता है DS1 वेक्टर माइनस ऑफ DS2 वेक्टर। अब यहां से जरा ध्यान से देखिए ये टर्म क्या लिखा हुआ है, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2। और अगर आपको रिलेटिव मोशन की थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप इस स्टेटमेंट को क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। मतलब मैं यहां पर बोल सकता हूं कि ये जो टर्म मैंने लिखा है इसको लिखा जा सकता है F1 वेक्टर डॉट DS1 विद रेस्पेक्ट टू 2। पहले ऑब्जर्व करिए, क्या ये सभी को क्लियरली समझ आ गया? पहले ये देखिए, दिस इज अ वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस का जो वर्क है उसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूं F1 डॉट दिस इज व्हाट, दिस इज अ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। प्लस सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि 2 पर बैठ के अगर हम 1 को देखते हैं, 2 पर बैठ के अगर हम 1 को देखते हैं तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो ये टर्म लिखा हुआ है। मतलब दिस इज व्हाट, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। आई होप कि यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर आते हैं मुद्दे की बात पर। यह है टोटल वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स। मुझे एक बात बताइएगा, क्या फोर्स फ्रेम पे डिपेंड करता है? नहीं, फोर्स इज अ फ्रेम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो ये वाला जो टर्म आपको दिखाई दे रहा है दिस वन, तो ये तो आपको देखते ही समझ में आ गया कि यार ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है ये तो फ्रेम इंडिपेंडेंट है। और इस क्वांटिटी को जरा देखिए, ये भी फ्रेम इंडिपेंडेंट है। आप किसी भी रेफरेंस फ्रेम से निकालिए, दुनिया के हर रेफरेंस फ्रेम में ये क्वांटिटी क्या आएगी, सेम आएगी, क्योंकि तुमने यहां पर इसका फ्रेम पहले ही डिसाइड कर दिया। तुमने बोल दिया कि मुझे यहां पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 इन फ्रेम ऑफ 2 ही चाहिए, मतलब आप ऑलरेडी यहां पे फ्रेम फाइनल कर चुके। तो आप स्पेस में किसी भी फ्रेम में ये क्वांटिटी निकालिए, ये क्वांटिटी हर फ्रेम में क्या आएगी, सेम आएगी। मतलब मैं कह सकता हूं ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है दिस इज फ्रेम इंडिपेंडेंट। अब देखिए, इंटरनल फोर्सेस वर्क कर सकते हैं, हां कर सकते हैं, लेकिन इंटरनल फोर्सेस का वर्क तभी होगा जब बॉडी का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा। अगर यहां पर एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में दूसरा पॉइंट मूव नहीं किया, मतलब मैं उस सिस्टम के अंदर एक पार्टिकल पे बैठ के दूसरे पार्टिकल को ऑब्जर्व करता हूं और उसका डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स नहीं हुआ, तो इसका मतलब है इंटरनल फोर्सेस का वर्क नहीं हो सकता। इंटरेस्टिंग बात, मुद्दे की बात यह समझ में आ रही है कि ये पूरी की पूरी जो क्वांटिटी है ये फ्रेम से इंडिपेंडेंट हो चुकी है। आप स्पेस में दुनिया के किसी भी रेफरेंस फ्रेम में चले जाइएगा, टोटल वर्क जो है ना वो फ्रेम से इंडिपेंडेंट आएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ आ रही होगी। जरा ध्यान से देखिएगा, ये वाला टर्म आपने क्या लिखा था, व्हाट इज दिस, दिस इज अ वर्क डन बाय एक्शन।
ये है वर्क डन बाय एक्शन, और ये टर्म क्या था, दैट वाज द वर्क डन बाय रिएक्शन। अगर मैं इंडिपेंडेंटली एक्शन की बात करूं, मैं आपसे पूछूं क्या एक्शन का वर्क फ्रेम पे डिपेंड कर रहा है? यस, क्योंकि जब आप एक्शन का वर्क लिख रहे हैं तो ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट वन दुनिया के अलग अलग फ्रेम में अलग अलग आएगा। एक्शन का वर्क फ्रेम पे डिपेंड कर रहा है, रिएक्शन का वर्क फ्रेम पे डिपेंड कर रहा है, बट वेन एवर आई टॉक अबाउट इंटरनल फोर्स, देन इसका मतलब ये हुआ कि आई एम टॉकिंग अबाउट एक्शन प्लस रिएक्शन का टोटल वर्क। तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ये टोटल वर्क दुनिया के हर फ्रेम में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो इस पॉइंट को हमें नोट डाउन करना होगा, क्योंकि ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है जो कि कई बार अलग अलग फॉर्म में क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करने वाला है। तो चलिए मैं उस पॉइंट को जल्दी से आपको नोट डाउन करवा देता हूं। मैंने ऑलरेडी उस पॉइंट को स्क्रीन पर लिख करके रखा हुआ है, जिससे मैं आपके टाइम को सेव कर पाऊं। देखिए वही स्टेटमेंट जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा था, द वर्क डन बाय एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ अ फोर्स is independent of the choice of reference frame. क्लियर? इसका मतलब हम ये कह सकते हैं एक्शन रिएक्शन मतलब क्या, इंटरनल फोर्सेस का वर्क दुनिया के हर फ्रेम में सेम है, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ रेफरेंस फ्रेम है। क्लियर है बात? तो फाइनली अगर मैं इतनी देर के बाद कंक्लूजन निकालना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि इंटरनल फोर्सेस वर्क कब करेंगे, जल्दी बताइए। इंटरनल फोर्सेस वर्क तभी करेंगे जब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, इस स्टेटमेंट के बाद मैं ये गारंटी दे रहा हूं कि कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जिनका टोटल वर्क ना पूरे सिस्टम पर हमेशा जीरो आएगा। हाँ, क्या बोला मैंने? जीरो आएगा। थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन देखिए आगे पढ़िए स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, जल्दी से फटाफट पढ़िए। टोटल वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग इज ऑलवेज जीरो। टोटल वर्क, अगर मैंने टोटल वर्क लिख दिया तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा, टोटल का मतलब है वर्क डन बाय एक्शन प्लस वर्क डन बाय रिएक्शन ऑन अ होल सिस्टम विल ऑलवेज बी जीरो अगर रस्सी इनएक्सटेंसिबल है। आपने एक कॉन्सेप्ट यूज तो किया है। अगर आप एनएलएम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ करके आए हुए हैं और वहां पे आपको जब कंस्टेंट रिलेशन पढ़ाया गया था तो वहां पे आपको बताया गया था कि पूरे सिस्टम पे समेशन ऑफ टी डॉट एक्स को जीरो कर दीजिएगा। वर्चुअल वर्क मेथड जरा याद करिए। आज मैं उसका प्रूफ देने जा रहा हूं। पूरे सिस्टम पर टेंशन का टोटल वर्क जीरो आएगा अगर वो रस्सी इनएक्सटेंसिबल है, मतलब उसकी लेंथ चेंज नहीं हो सकती। तो कैसे? देखिएगा, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये मैंने रूप कंसिडर किया, ठीक, मैंने यहां पर इस सेक्शन पे बात कर रहा हूं, मैंने यहां पर एक पॉइंट कंसिडर किया जस्ट इस सेक्शन के इधर, इसको मैंने बोला पॉइंट 1, और इस सेक्शन के इधर मैंने एक पॉइंट कंसिडर किया, दिस इज अ पॉइंट 2। ठीक, मैंने यहां पे रोप के दो हिस्से कंसिडर किए हैं, एक रोप के इधर और एक रोप के इधर। और मैं अगर आपसे पूछूं कि ये जो पॉइंट 1 है वो पॉइंट 2 पर कितना वर्क करेगा, या जो पॉइंट 2 है वो पॉइंट 1 पर कितना वर्क करेगा, एक बात बताइएगा। मैं यहां पर अगर आपसे ये सवाल पूछूं, क्या पॉइंट 1 और 2 के बीच का ये जो गैप है वो चेंज होगा? क्या ये गैप चेंज होगा? मैं चाहे इस रोप पर किसी भी हाई मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा लूं, किसी भी डायरेक्शन में फोर्सेस लगा लूं, ठीक है, मान लीजिए मैंने आगे की तरफ एक फोर्स F1 लगा दिया, पीछे की तरफ एक फोर्स F2 लगा दिया, मुझे बस ये बता दीजिए कि यहां पर इन दो पॉइंट्स के बीच का गैप चेंज होगा क्या? नहीं होगा। और अगर गैप चेंज नहीं हो रहा तो कैन आई से दैट कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 विल बी द जीरो, क्योंकि रस्सी है आपकी इनएक्सटेंसिबल। तो यहां से आप डायरेक्ट बोल सकते हैं जनाब कि यहां पर इंटरनल फोर्स वर्क ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पॉइंट 1 पे बैठ के जब तुम 2 को देखोगे तो 2 हमेशा तुम्हें सेम डिस्टेंस पे दिखाई देगा, क्योंकि रस्सी की लेंथ चेंज नहीं हो रही है। क्या बोला मैंने? क्लिक किया? यह है मेन रीजन। अगर ये रस्सी स्प्रिंग की तरह बिहेव कर रही होती, मतलब इलास्टिक स्ट्रिंग होती, और इलास्टिक स्ट्रिंग को आप समझ पा रहे होंगे, एक ऐसी रस्सी जिसकी लेंथ चेंज हो सकती है, उस पर जब आप फोर्स लगाते तो वहां पर पॉइंट 1 और 2 के बीच का भी गैप चेंज होता, और वहां पे गैप चेंज होता तो डेफिनेटली वहां पे वर्क होता। और आपको याद होगा स्प्रिंग फोर्स,
का वर्क आपने कैलकुलेट किया है, इसलिए तो स्प्रिंग फोर्स का वर्क होता है भाई, क्योंकि वहां पर दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो रिलेटिव गैप है वो चेंज होता है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैं यहां पर बोल सकता हूं, मैं जब इसका FBD बनाऊं तो मैं कहूंगा इधर टेंशन लगेगी, और जब इधर वाले पोर्शन का FBD बनाऊं तो मैं कहूंगा इधर टेंशन लगेगी। अगर मैंने कहा कि बेटा ये एक्शन है और मैंने कहा ये रिएक्शन है, तो आप समझ पा रहे हैं कि ये गैप हमेशा कांस्टेंट है। तो फोर्स तो है लेकिन टेंशन वर्क नहीं कर पाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं पूरे सिस्टम पर टोटल वर्क जीरो आएगा। Whenever I say total, तो इसका मतलब है you have to consider the work done by action as well as reaction. क्लियर है मेरी बात? आगे बढ़ो। ऐसी कुछ और खास फोर्सेस हैं, थोड़े से एक्साइटेड हैं कि जिनका वर्क पूरे सिस्टम पे जीरो होगा। यस, देखिएगा अगला नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़िए जल्दी, बहुत ही फेमस फोर्स, वर्क डन बाय नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स on the whole system will always be zero. नॉर्मल का टोटल वर्क, मतलब whenever I say total मतलब एक्शन प्लस रिएक्शन इज ऑलवेज जीरो। शर्त ये है कि जहां पे नॉर्मल फोर्स लग रहा है वहां पे वो बॉडी जो है वो रिजिड बॉडीज होनी चाहिए। रिजिड बॉडीज का मतलब बॉडी की जो शेप और साइज है उसमें अगर किसी भी तरीके का कोई भी चेंज नहीं आ रहा है तो हमेशा ऐसा होगा भाई। हाँ, थोड़ा अजीब लग रहा है, जरा देखिएगा ध्यान से, बताता हूं आपको। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, काफी फैमिलियर होंगे इस एग्जांपल से, या इससे मिलते जुलते एग्जांपल्स आपने देखे होंगे। मान लीजिए मैंने इस बॉडी के ऊपर फोर्स F लगाया, ये नीचे वाली सरफेस स्मूथ है और सपोज ये पूरा सिस्टम आगे की तरफ एक्सेलरेट करने लगा। अब मैं अगर आपसे बोलूं M1 को ऑब्जर्व करिए, नॉर्मल में इंटरेस्टेड हूं तो M1 पे नॉर्मल फोर्स M2 की वजह से इधर लग रहा होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं M2 की बात करूं, M2 यस, तो इस पे नॉर्मल फोर्स इधर लग रहा होगा। इफ आई से दैट कि ये भैया एक्शन है, इफ आई से दैट कि ये उसका रिएक्शन है, क्लियर। एक बात बताइएगा, इस ब्लॉक पे आपने फोर्स लगाया, ये आगे की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, तो अगर मैं आपसे पूछूं इस एक्शन का वर्क कितना होगा, मतलब कितना, मतलब आप मुझे बस साइन बता दीजिए कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। M1 को ऑब्जर्व करो, कहां गया आगे, फोर्स कहां लगा पीछे, यस और नो, डिस्प्लेसमेंट आगे है, फोर्स पीछे है, तो बताओ N1 के द्वारा, मतलब इस एक्शन के द्वारा इस पे जो वर्क हुआ वो क्या होगा, नेगेटिव, क्लियर। नॉर्मल का वर्क इस ब्लॉक पर नेगेटिव आया। इफ आई विल आस्क यू कि नॉर्मल का वर्क M2 ब्लॉक पर क्या आएगा, तो आपको देखकर ही समझ में आ रहा होगा ये वर्क पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट भी आगे है और फोर्स भी आगे के डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस पर नॉर्मल का वर्क पॉजिटिव होगा। लेकिन मैं एक बात गारंटी से बोल सकता हूं कि जितना यहां पे पॉजिटिव वर्क हुआ है उतना ही यहां पे नेगेटिव वर्क हुआ होगा भाई, क्योंकि यहां पर इन दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव सेपरेशन चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि ये दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में है और ये रिजिड बॉडीज हैं, यहां पे शेप चेंज नहीं हो सकती। क्या बोल दिया मैंने, क्लिक नहीं किया, सुनिए देखिए ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सपोज मैंने बॉडी 1 पर जस्ट इस इंटरफेस के इधर एक पॉइंट कंसीडर किया 1, और बॉडी 2 पर यहां पर मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया 2। मुझे एक बात बताइएगा, क्या इन दो पॉइंट्स के बीच का ये गैप कभी चेंज होगा क्या पॉइंट 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 कभी मूव करेगा क्या? नहीं करेगा ना। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि रिजिड बॉडीज हैं, रिजिड बॉडीज हैं तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो मुझे एक बात बताएगा, इफ आई विल आस्क यू कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, देन व्हाट विल यू से? दिस विल बी 0। यस, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 0, इसलिए टोटल वर्क डन 0। क्या बात है, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि एक्शन का वर्क दुनिया के अलग अलग फ्रेम में अलग अलग आएगा, रिएक्शन का वर्क भी दुनिया के अलग अलग फ्रेम में अलग अलग आएगा, लेकिन जब इन दोनों का आप समेशन करेंगे तो हमेशा 0 हो जाएगा। मतलब जितना नॉर्मल वर्क किसी गिवन बॉडी पर पॉजिटिव वर्क करेगा उतना ही नॉर्मल किसी दूसरे बॉडी पर नेगेटिव वर्क करेगा। तो याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस में अगर आप जब वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं और आपने अगर वर्क एनर्जी थ्योरम किसी एक इंडिविजुअल बॉडी पे ना लगा के पूरे बॉडी पे लगा दी ना, तो आप उसमें
नॉर्मल के वर्क से बच के निकल जाएंगे। जब हम आगे वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का डिस्कशन कर रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा कि वहां पर हम इन सब चीजों का, इन टूल्स का बहुत बेनिफिट उठाते हैं। क्योंकि जब मैं वर्क एनर्जी थ्योरम पूरे सिस्टम पे लगाऊंगा तो मैं डायरेक्टली बोल पाऊंगा कि देयर इज नो वर्क डन बाय द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन द होल सिस्टम। क्लियर? पक्का समझ तो आ रहा होगा। आई होप कि यू आर एंजॉयिंग द लेक्चर। ठीक, चलिए एक और ऐसा ही फोर्स जिसका वर्क हर हमेशा जीरो आता है, सोचिए, गैस करिए कि वो फोर्स कौन सा है। जस्ट थिंक अबाउट इट। हमेशा जीरो आता है, यस। टोटल वर्क पूरे सिस्टम पर, टेंशन नॉर्मल का हो चुका है, लेकिन एक और ऐसा फोर्स है, बहुत फैमिलियर है उस फोर्स से, कई बार आपने उसकी चर्चा करी है, जो वक्त वक्त पे अपना रंग बदलता रहता है। इट्स अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। कुछ क्लिक किया? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। यस, मुझे लग रहा है आप सही सोच रहे हैं। बिल्कुल, स्टैटिक फ्रिक्शन। देखिए स्क्रीन पर लिखा हुआ है आपके पीछे, द टोटल वर्क डन बाय द स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन होल सिस्टम इज ऑलवेज जीरो। पूरे सिस्टम पर स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क हमेशा जीरो होगा। और ये आप समझ सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है, जब दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होती। और अगर रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रही तो एक पॉइंट पे बैठ के जब आप दूसरे पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे तो इन द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन देयर इज नो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। और मैं वही लॉजिक जो मैंने अभी प्रीवियस दो एग्जांपल में लिया, मैं यहां भी ले सकता हूं कि यहां भी डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 जीरो ही आएगा। क्या बोला मैंने? लेट्स सी, देखते हैं। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। सपोज दिस इज अ ब्लॉक, इसका मास है कैपिटल M, और यहां पर एक अनदर ब्लॉक जिसका मास है स्मॉल m। आपने फोर्स F लगाया नीचे वाले ब्लॉक पर, ठीक। ये बोथ ऑफ द ब्लॉक्स सपोज एक स्मूथ सरफेस पर रखे हुए। कहां रखे हुए? स्मूथ सरफेस पे। लेकिन यहां पर स्मॉल m और कैपिटल M के बीच में फ्रिक्शन है भाई। मतलब जो सरफेस है ना, दिस इज रफ, देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन अ स्मॉल m एंड कैपिटल M। हमने फोर्स लगाया और सपोज मैं कुछ देर बाद की बात कर रहा हूं कि जो बॉडी है वो डिस्प्लेस होकर के आगे पहुंच गई, ठीक। जैसा कि आपने बोला कि स्टैटिक फ्रिक्शन की बात हो रही है, तो मैं ये तो बोल ही सकता हूं कि यहां पे देयर इज नो रिलेटिव स्लिपिंग, देयर इज नो रिलेटिव स्लिपिंग। तो सोचिएगा जनाब, देखिए अगर मैं यहां पर एक पॉइंट मार्क करता हूं और उसे बोलता हूं 1, और मैं यहां पर एक पॉइंट मार्क करता हूं और इसको बोलता हूं 2, पॉइंट 1 जस्ट ऊपर वाले के सरफेस के ऊपर और पॉइंट 2 जस्ट नीचे वाले प्लैंक के सरफेस के ऊपर। एक बात बताना, 1 पे बैठ के जब आप 2 को देखेंगे, 1 पे बैठ के जब आप 2 को देखेंगे, या फिर 2 पे बैठ करके जब आप 1 को देखेंगे, क्या आपको ऐसा नहीं लगता ये दोनों पॉइंट हमेशा एक ही लाइन में रहेंगे? क्योंकि जब रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रही तभी तो फ्रिक्शन लग रहा है, वो भी स्टैटिक वाला। और स्टैटिक लग रहा है तो मैं ये कह सकता हूं कि इन दो पॉइंट्स के बीच का ये जो गैप है ये कभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि बोथ ऑफ द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। तो यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क पूरे सिस्टम पे जीरो हो जाएगा जनाब। हाँ, सही बोल रहा हूं मैं। देखिएगा ध्यान से, एक बात बताइएगा, अगर मैंने नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाया तो ऊपर वाला ब्लॉक साथ साथ जा रहा है, तो आपको शायद इतना तो समझ में आ रहा होगा कि इस ऊपर वाले ब्लॉक को कौन लेकर के जा रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन लेकर के जा रहा है। तो ऊपर वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन आगे, डिस्प्लेसमेंट आगे, तो जल्दी से बताइए कि ऊपर वाले ब्लॉक पर स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क क्या हुआ? पॉजिटिव। कैन आई से दैट कि उस पर स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वर्क है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या है? सेम है। सिमिलरली इफ आई विल आस्क यू कि ये बताइए कि फ्रिक्शन का वर्क नीचे वाले पर क्या होगा, तो आप कहेंगे कि इस पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा, एक्शन रिएक्शन पेयर, यस और नो। और इसका भी डिस्प्लेसमेंट आगे हुआ है तो इस पर नेगेटिव वर्क होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन किसी भी गिवन ब्लॉक पर पॉजिटिव वर्क कर सकता है, किसी दूसरे ब्लॉक पर नेगेटिव वर्क कर सकता है, बट व्हेनेवर आई टॉक अबाउट द टोटल वर्क डन, तो गारंटी है कि पूरे सिस्टम पर जीरो ही आएगा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन लगता ही तब है जब रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होती। और हम ये जानते हैं कि इंटरनल फोर्सेस का जो वर्क है
इंटरनल फोर्सेस का जो वर्क है वो होता ही तब है जब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो, और हमने पहले ही बोल दिया रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट तो है ही नहीं। तो पूरे सिस्टम पर हमेशा याद रखिएगा। आई होप कि ये बात आपको क्लिक कर गई होगी। क्लियर? अब एक और खास फोर्स, सोचिए मैं अब किस फोर्स की चर्चा करने जा रहा हूं। स्टैटिक फ्रिक्शन का ही भाई है। यस, काइनेटिक फ्रिक्शन। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क पूरे सिस्टम पर जीरो आएगा, तो जनाब मैं आपको बता देता हूं कि जीरो नहीं आएगा। फिर काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क पूरे सिस्टम पर हमेशा नेगेटिव होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन किसी एक ब्लॉक पे पॉजिटिव वर्क कर सकता है, किसी दूसरे ब्लॉक पे नेगेटिव वर्क कर सकता है, लेकिन इस बात की गारंटी है व्हेनेवर आई टॉक अबाउट द टोटल वर्क डन, मतलब वर्क डन बाय एक्शन प्लस वर्क डन बाय रिएक्शन, तो पूरे सिस्टम पर वो वर्क हमेशा नेगेटिव ही होगा। मैंने क्या बोल दिया? नेगेटिव। जरा देखिएगा। वैसे तो आपको ये बात शायद क्लिक कर गई होगी कि मैंने नेगेटिव क्यों बोला, क्योंकि आप याद करो जब आपने काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़ा था तो वहां पे आपको बताया गया था कि काइनेटिक फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, और अगर रिलेटिव मोशन को अपोज करता है तो गारंटी है कि काइनेटिक फ्रिक्शन रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लगेगा। और अगर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लग रहा है तो सोचिए कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल 180 हो गया और cos 180 की वैल्यू -1 हो गई जनाब, तो वर्क डन नेगेटिव ही आना है। बहुत ही मुद्दे की बात है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बात है, और कई बार जेई में इस प्रोफाइल के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। देखिएगा ध्यान से, क्या है? वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव ऑन द होल सिस्टम। यस यस, एंड इट्स ओनली डिपेंड्स ऑन व्हाट? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के बताता हूं। ये प्लैंक, ये इसके ऊपर ब्लॉक, ठीक, कुछ इसके ऊपर फोर्सेस वगैरह लग रहे हैं जिनकी वजह से ये मूव कर रहे हैं, और यहां पर ये वाली सरफेस रफ है। आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि ये आपके लिए इनिशियल सिचुएशन है और ये आपके लिए फाइनल सिचुएशन है, और यहां पर प्लैंक और ब्लॉक के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग हुई है। पहले आप देख पा रहे होंगे कि ये जो ब्लॉक है वो प्लैंक के इस एंड पॉइंट पे था, और कुछ देर बाद ये ब्लॉक जो है वो यहां पहुंच चुका है। ठीक, तो इतना तो तय हो चुका है कि यहाँ पे रिलेटिव स्लिपिंग हुई है। ठीक, अब मैं अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चंस पूछूं कि भैया ये बताइए, मान लेते हैं कि इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया होगा, ऊपर वाले ब्लॉक पर हमने फोर्स लगाया, कोई एक्सटर्नल फोर्स जो कि उसके हेल्प कर रहा है आगे ले जाने में। तो एक बात बताइए, ऊपर वाला ब्लॉक आगे की तरफ जा रहा है, तो ऊपर वाले ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, वो कहाँ लगेगा? पीछे की तरफ। और प्लैंक पे जो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा वो कहाँ लगेगा? आगे की तरफ। क्लियर है मेरी बात? ठीक, अगर मैं आपसे यहां पर ये सवाल पूछूं कि मुझे ये बताइए कि वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन स्मॉल m क्या होगा? वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन द स्मॉल m क्या होगा? तो देखिए यार, ये फ्रिक्शन पीछे लगा, और अगर आप इसका डिस्प्लेसमेंट देखेंगे ग्राउंड फ्रेम में तो देखिए ये प्लैंक खुद आगे गया x1 और ब्लॉक प्लैंक के फ्रेम में कितना आगे गया? x2। तो मेरे हिसाब से ग्राउंड फ्रेम में ये कितना आगे गया? x1 प्लस x2। तो बताइए क्या वर्क डन लिखेंगे आप? मैं अगर ये बोलूं Fk, दिस इज अ फोर्स, मैं फोर्स की वैल्यू नहीं लिख रहा, उसको Fk लिख देता हूं, मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होगा x1 प्लस x2। मैंने नेगेटिव साइन क्यों लगाया ये आपको समझ आ गया होगा। ये x1 प्लस x2 क्या है? दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ ब्लॉक। क्लियर? इसी तरीके से जनाब अगर मैं आपसे पूछूं प्लैंक पे कितना वर्क हुआ, तो प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड फ्रेम में x1 है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं Fk इंटू x1। ओके, अगर मैं इसको एक्शन बोलता हूं तो ये उसका क्या है? रिएक्शन है। अब मैं अगर आपसे पूछूं टोटल वर्क, क्या पूछूं? टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कैलकुलेट करने के लिए आप इनका क्या करेंगे? समेशन। तो अगर टोटल वर्क पूछा जा रहा है तो आप इन दोनों का समेशन कर दीजिए। जब आप समेशन करेंगे तो ऑब्जर्व करिए कि टोटल वर्क क्या आ रहा है? Fk इंटू x2, और ये आना था। इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत थी? मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन कर रहा था, इसलिए मैं धीरे धीरे मूव कर रहा था, आराम से एक एक स्टेप लिख करके बता रहा हूं। लेकिन एक बात बताओ, अगर आपको टोटल वर्क कैलकुलेट करना है तो इस तरीके से इंडिविजुअल दोनों फोर्सेस के वर्क लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है भाई। ये तो हम प्रूफ ही कर चुके हैं कि टोटल वर्क सिर्फ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, और ऊपर वाला ब्लॉक प्लैंक के रिलेटिव कितना आगे मूव किया है? x2 आगे मूव किया है। तो मैं कह सकता हूं यहां पे जो टोटल वर्क डन आएगा
वो आएगा एफ के इंटू x2 और ये नेगेटिव साइन आप देख पा रहे हैं। तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं ये जो टोटल वर्क है ये पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है। मतलब समझ आ गया होगा आपको। ये काइनेटिक फ्रिक्शन किसी एक इंडिविजुअल ब्लॉक पर आइदर पॉजिटिव वर्क कर सकता है, किसी और ब्लॉक पर नेगेटिव वर्क कर सकता है, लेकिन हमेशा नेगेटिव का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव से ज्यादा होगा, तभी तो टोटल वर्क डन पूरे सिस्टम पर 0 निकल करके आएगा। आई होप कि यू हैव एंजॉयड टुडेज लेक्चर। और मैंने आज कुछ खास फोर्सेस की बात करी, इन स्टेटमेंट्स को याद रखिएगा, क्योंकि आगे जाकर के वर्क एनर्जी थ्योरम में जब हम ऐसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं जहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम हम किसी सिस्टम पे लगाते हैं और उस सिस्टम के अंदर मोर देन 1 बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, तो वहां पर ये टूल आपकी बहुत हेल्प करेंगे। और अगर आपने ये स्टेप्स याद रखे तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको बहुत आसानी होगी। ओके, क्लियर है बात? तो एक बार जल्दी से फटाफट मैं बाइंड अप करता हूं कि मैंने आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ाया। इंटरनल फोर्सेस का वर्क दुनिया के हर फ्रेम में सेम रहेगा। ये वर्क सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, वो भी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, पहली बात। दूसरा, टेंशन, स्टैटिक फ्रिक्शन और नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स का टोटल वर्क, मतलब वर्क डन बाय एक्शन प्लस वर्क डन बाय रिएक्शन विल ऑलवेज बी 0। एंड द लास्ट स्टेटमेंट कि काइनेटिक फ्रिक्शन का टोटल वर्क पूरे सिस्टम पर हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो इसी के साथ आज का लेक्चर बाइंड अप करते हैं, और ऐसे ही इस सीरीज में और भी कॉन्सेप्चुअल वीडियोस आपके लिए लेकर के आऊंगा। और अगर आपकी कोई स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर के डिमांड है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है कि मैं ऐसे फिजिक्स के फंडामेंटल टॉपिक्स को कवर करूं जिसके बारे में हमें या तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती या फिर हमें सही तरीके से उनके करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं पता होते, जिससे आपकी प्रिपरेशन जो है वो और बेहतर हो पाए और जेई जैसे एग्जाम्स आप बहुत शानदार रैंक से क्रैक कर पाए। आपके वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर फ्रॉम द वर्क पावर एनर्जी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर के आया, और पता है ये कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है? फ्रॉम अ वर्क एनर्जी थ्योरम, जो कि आपकी गारंटी से एक फेवरेट इक्वेशन होगी। जरा रिकॉल करिए, वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है बताइए? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, मतलब किसी भी गिवन सिस्टम पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सभी का वर्क, आइदर वो इंटरनल भी हो सकते हैं या फिर वो एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। ठीक, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। मुझे उम्मीद है कि ये स्टेटमेंट सभी को याद होगा, लेकिन आज मैं यहां पर क्या चर्चा करने वाला हूं वो बताता हूं। जरा ध्यान से देखिए, स्क्रीन पर कुछ लिखा हुआ, वर्क एनर्जी थ्योरम इज fill in the blanks in नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। यार ये नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है? ऐसे रेफरेंस फ्रेम जिनका एक्सेलरेशन क्या था? नॉन जीरो था। क्वेश्चन ये है कि क्या वर्क एनर्जी थ्योरम नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में वैलिड है? व्हाट इज योर आंसर? जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स कि आप क्या सोचते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम को क्या मैं एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगा सकता हूं? बताइए। मैं आपको बता दूं, इज नॉट वैलिड। लिख लीजिएगा यहां पर, इज नॉट वैलिड। ये क्या बोल दिया भाई? यस। जरा आप इसका प्रूफ याद करिए कि आपने वर्क एनर्जी थ्योरम को कहां से प्रूफ किया था? न्यूटन सेकंड लॉ, नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, और न्यूटन सेकंड लॉ नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में वैलिड नहीं होता। तो जब न्यूटन सेकंड लॉ वैलिड नहीं और तुमने वहां से इसे प्रूफ किया, तो ऑफ कोर्स ये भी वैलिड नहीं है। क्लियर? अच्छा एक बात बताइए, आपको एक बात बताई गई थी, इफ यू वांट, कि आपने कहा कि भाई मैं तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन सेकंड लॉ लगाऊंगा, तो आपको बताया गया था कि ठीक है, टू गेट द करेक्ट आंसर आपको वहां पर एक करेक्शन फैक्टर ऐड करना पड़ेगा, और वो करेक्शन फैक्टर क्या था? स्यूडो फोर्स। मतलब अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन सेकंड लॉ लगाने जा रहे हो तो इस करेक्शन फैक्टर को ऐड कर दीजिए। किसे? स्यूडो फोर्स को। तो यू विल गेट द करेक्ट आंसर। मैं आज उसी स्टेटमेंट को एक बार फिर से रिपीट करूंगा कि व्हेनेवर यू विल अप्लाई द
वर्क एनर्जी थ्योरम इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम। पहली बात तो ये वैलिड नहीं है, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं भाई मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगा करके सही आंसर तक पहुंचना चाह रहा हूं, तो मैं कहूंगा कि आप वहां पर एक करेक्शन फैक्टर ऐड कर दीजिए। क्या? वर्क डन बाय द स्यूडो फोर्स। मतलब मैं यहां पर ये कहूंगा कि अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम की चर्चा हो रही है तो वहां पर मैं वर्क डन बाय ऑल रियल फोर्सेस भी लिखूंगा प्लस वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स भी लिखूंगा, and this is the correction factor। मतलब जनाब अगर आप ये करेक्शन फैक्टर अपनी इक्वेशन में ऐड कर देंगे देन यू विल गेट द करेक्ट आंसर। और प्लीज बी केयरफुल, इसको बराबर आप क्या लिखेंगे? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जब आप चेंज लिख रहे हैं ना, तो ये चेंज भी आप उस नॉन इनर्शियल फ्रेम में ही लिखिएगा। मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स यहां पे गलती करते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम में वर्क एनर्जी थ्योरम तो लगा रहे हैं, लेकिन जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं तो ग्राउंड फ्रेम में लिख रहे हैं। ना भाई ना, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी आप उस नॉन इनर्शियल फ्रेम में ही लिखिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आई एम श्योर यू विल गेट द करेक्ट आंसर। क्लियर है मेरी बात? तो इसी स्टेटमेंट को मैंने यहां लिखा हुआ है, प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में वाकई में बहुत मदद करेगा। क्या है ये स्टेटमेंट? बट टू गेट द करेक्ट आंसर, पहले बोला नॉट वैलिड, बट इफ यू वांट टू गेट द करेक्ट आंसर तो क्या करना पड़ेगा? इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, जल्दी से बताइए, वी हैव टू कंसीडर वर्क डन बाय स्यूडो फोर्सेस। अब आपके जहन में एक सवाल चल रहा होगा ना कि सर हम तो ग्राउंड फ्रेम में लगा लेंगे, हम तो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, हमें क्या जरूरत पड़ गई कि हमें अपना फ्रेम चेंज करना पड़ रहा है? हम तो ग्राउंड के फ्रेम में वर्क एनर्जी थ्योरम लगा करके अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। व्हाई देयर इज नीड टू अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम? सोच रहे हैं क्या आप? बताइए क्या है। चलिए मैं बताता हूं आपको। कभी कभार आपके सामने ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिन्हें ग्राउंड फ्रेम्स में डील करना रिलेटिवली थोड़ा सा टफ होता है, और जबकि अगर आप अपना फ्रेम चेंज कर देते हैं तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाता है। उसी सीरीज में एक क्वेश्चन आपके सामने यहां पे स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या है मैं वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पर एक ट्रॉली के अंदर एक पार्टिकल जिसे यहां पर एक स्ट्रिंग से हैंग किया गया है और रस्सी की लेंथ है L। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इनिशियली ये ट्रॉली रेस्ट पर है, इस ट्रॉली को सडन एक एक्सेलरेशन दिया गया। क्या दिया गया? एक्सेलरेशन। तो जैसे ही ट्रॉली को सडन एक्सेलरेशन मिला तो ट्रॉली के रिस्पेक्ट में ये जो पार्टिकल था ये एकदम से पीछे गया। तो आपसे जनाब पूछा जा रहा है कि इस ट्रॉली का मिनिमम एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए सो दैट ये जो पार्टिकल है ना ये जस्ट टॉप एज तक पहुंच जाए। अगर आप इस प्रॉब्लम को ग्राउंड फ्रेम में डील करेंगे ना देन इट विल बी अ क्वाइट चैलेंजिंग फॉर यू। मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि एक बात बताइए, क्या ये ग्राउंड फ्रेम में सर्कुलर मोशन करेगा? क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन ट्रॉली के फ्रेम में कर रहा है लेकिन ट्रॉली खुद आगे की तरफ जा रहा है। तो ग्राउंड फ्रेम में ये सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा। और अगर आप ग्राउंड फ्रेम में यहां पर इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो आप बताइए क्या लिखेंगे? इस गिवन पार्टिकल के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस हैं? आप देख रहे हैं यहां पर टेंशन और नीचे क्या है? mg। बताइए अगर मैं ग्राउंड फ्रेम में, मैं पहले आपके तरीके से सोचूंगा फिर आपको मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। बताइए ग्राउंड फ्रेम में आप इक्वेशन कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे द वर्क डन बाय टेंशन फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट? द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या आप यही लिखेंगे? जनाब ग्राउंड फ्रेम में आज टेंशन फोर्स का वर्क जीरो नहीं होगा, क्योंकि हर एक मोमेंट पे जो टेंशन है वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर नहीं है, क्योंकि ग्राउंड फ्रेम में ये सर्कल में थोड़ी ना जा रहा है। अरे भाई पीछे भी जा रहा है और ट्रॉली आगे भी जा रही है। तो ग्राउंड फ्रेम में डेफिनेटली यहां पे टेंशन का वर्क आएगा, और जो कि आपके लिए कैलकुलेट कर पाना डिफिकल्ट है, क्योंकि टेंशन अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होगी। टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल भी अलग अलग होगा। तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू to calculate the work done by tension force in the ground frame।
तो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग हो गया। लेकिन सोचिए इसी सवाल को अगर मैं इन फ्रेम ऑफ ट्रॉली चला जाऊं, इन फ्रेम ऑफ ट्रॉली, ये हलवा सवाल हो गया, बिल्कुल हलवा सवाल हो गया। एक इक्वेशन सिंपल से लिखेंगे, आंसर आ जाएगा। एक बात बताना, इन फ्रेम ऑफ ट्रॉली ये मोशन कैसा है? क्या मैं कह दूं ये सर्कुलर मोशन है? यस और नो? ठीक है, एक बात बताइएगा, इस पॉइंट पर इसका वेलोसिटी क्या है? 0। और हमें बोला गया जस्ट रीचेस द सीलिंग ऑफ अ बॉक्स, मतलब हमें मिनिमम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब ये जस्ट यहां पे पहुंचे तो इस पॉइंट पे पहुंच के भी इसकी स्पीड क्या हो जाए? 0 इन फ्रेम ऑफ ट्रॉली। ये भैया हमारे एक ऑब्जर्वर हैं जो ट्रॉली के फ्रेम में है और इसको देख रहे हैं। क्या एक बात बताओ, जब ये ऑब्जर्वर इस पार्टिकल को देख रहा होगा, क्या उसे सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखाई दे रहा होगा? और अगर सोचिए सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखाई दे रहा है तो हर एक मोमेंट पे ट्रॉली के फ्रेम में टी और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल होगा 90। तो आप बताइए इक्वेशन क्या लिखेंगे? सोचिए, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या सिर्फ यही लिखेंगे? अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ट्रॉली एक कैसा फ्रेम है? नॉन इनर्शियल फ्रेम है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में आपको स्यूडो फोर्स का भी वर्क कंसीडर करना पड़ेगा। और जनाब अगर ट्रॉली का एक्सेलरेशन आगे है तो आप समझ पा रहे होंगे इस पे स्यूडो फोर्स पीछे की तरफ लगेगा ma। तो आप यहां पे एक्सप्रेशन लिखेंगे द वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स एंड दैट शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बट व्हाट अबाउट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? 0, क्योंकि इनिशियल भी 0 है और फाइनल भी 0 है। क्या लगा, कुछ चमका भाई? अरे क्लियर है ना जनाब? तो बताइए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया और ट्रॉली के फ्रेम में वर्क डन बाय टेंशन फोर्स 0 हो गया। ये बात आपको समझ में आ रही है? ग्राउंड फ्रेम में टेंशन का वर्क होगा जो कि कैलकुलेट करना आपके लिए डिफिकल्ट है, लेकिन ट्रॉली के फ्रेम में बिंदास होकर के बोल सकते हैं कि टेंशन का वर्क 0 है, क्योंकि टेंशन हर एक मोमेंट पर डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर लग रहा है। अब मुझे लगता है यार बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। ग्रेविटी का वर्क लिखना है तो एक बात बताइए, यहां से यहां तक पहुंचा, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट L है, तो मैं लिख देता हूं यहां पे ग्रेविटी का वर्क माइनस ऑफ mgl। और अगर हम स्यूडो फोर्स का वर्क लिखना चाह रहे हैं तो ma एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और जब वो यहां से यहां पहुंचेगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है L, तो मैं यहां लिख सकता हूं क्या? ma इंटू L, और इसे कर दीजिए आप 0। m से m कैंसिल आउट हो गया, L से L भी कैंसिल आउट हो गया, और यहां पे आप देख पा रहे हैं a मिनिमम की वैल्यू क्या आ गई? g। कितनी सिंपल सी कैलकुलेशन थी भाई। सोचा आपने कि ट्रॉली के फ्रेम में जाके, मतलब एक ऐसे फ्रेम में जाके जो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, हम इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर पाए, क्योंकि उस फ्रेम में टेंशन फोर्स के वर्क को हम बहुत आसानी से 0 लिख पा रहे हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम जमीन से जुड़े हुए इंसान जरूर हैं, लेकिन फिर भी हम कभी कभी अपने फ्रेम को चेंज कर करके अपने आंसर तक जल्दी पहुंच सकते हैं। और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि सिर्फ आंसर निकालना है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हमें आंसर जल्दी निकालना है भाई। तो चलिए एक क्वेश्चन और ये जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूं ना, ये आपकी फेवरेट बुक, अगर आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं और डेफिनेटली आई बिलीव कि आप एससीवी सॉल्व कर रहे हैं, तो ये सवाल है आपका एससीवी का जो लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है ना, वर्क पावर एनर्जी चैप्टर का, ये वो क्वेश्चन है, सेम एज इट इज वही क्वेश्चन, एज इट इज सेम वर्ड। मैंने इस क्वेश्चन में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया है, सीधे आप समझ लीजिए कॉपी पेस्ट कर दिया। ये क्वेश्चन भी कुछ स्यूडो फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा कि आप स्क्रीन को पॉज करके ना इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करें और बताएं कि आपका आंसर क्या है। क्वेश्चन क्या है बताइए। आई होप कि आपने पढ़ लिया होगा कि एक स्मूथ स्फीयर है जिसका रेडियस हमें r दिया हुआ है, ठीक, और इसके ऊपर एक m मास के ब्लॉक को रखा है, और इस स्फीयर को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में a एक्सेलरेशन से हम एक्सेलरेट करते हैं। तो जैसे ही हम इसे एक्सेलरेट करते हैं, ये जो ब्लॉक है ना वो विद रेस्पेक्ट टू स्फीयर क्या करने लगता है? स्लाइड करना शुरू कर देता है। जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ, टॉप ऑफ द स्फीयर इज रिलीज फ्रॉम देयर एट 0 वेलोसिटी। पढ़िए जल्दी पढ़िए, वही क्वेश्चन को पढ़िए, बताइए क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। वाओ, फाइंड द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू स्फीयर। जनाब क्वेश्चन में यहां पर यही पूछ लिया कि स्पीड बता दीजिए, किसके फ्रेम में? स्फीयर के फ्रेम में बता दीजिए। अब आपको समझ में आ रहा है कि अगर आप स्फीयर पे बिठा दिया जाए, आपको इस स्फीयर पे बिठा दिया जाए,
और आप इस स्फीयर पे बैठ करके इस ब्लॉक को देख रहे हैं, बताइए जनाब ये ब्लॉक आपको कैसा मोशन करता हुआ दिखाई देगा? अगर आप इस ब्लॉक को देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये ब्लॉक अगर स्लिप कर रहा है तो क्या ये ब्लॉक आपको सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखाई दे रहा होगा? तो मान लेते हैं कि ये थीटा एंगल इधर आ चुका है, तो इस समय इसकी स्पीड v है, और ये जो v स्पीड है ये स्फीयर के फ्रेम में है, और आपसे पूछा जा रहा है कि ये स्पीड कैलकुलेट कर दीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप स्फीयर के फ्रेम में तुरंत कैलकुलेट कर लेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्फीयर के फ्रेम में ये कैसा मोशन है, सर्कुलर मोशन है, तो अगर मैं यहां पर इन फ्रेम ऑफ स्फीयर वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना चाहूं तो बताइए इक्वेशन क्या लिखेंगे? मैं लिखूंगा वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स। सोचिए जल्दी से, क्या मैं सही सोच रहा हूं? बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैंने ये इक्वेशन स्फीयर के फ्रेम में लिखी है, बी केयरफुल अबाउट इट, ग्राउंड फ्रेम में नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि स्फीयर के फ्रेम में लिखने पे पता है क्या है, एक बेनिफिट है कि नॉर्मल का वर्क जीरो हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं स्फीयर पे बैठ करके देखूंगा तो हर एक मोमेंट पे जो नॉर्मल है और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, हर एक मोमेंट पे जो नॉर्मल है और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो स्फीयर के फ्रेम में परपेंडिकुलर है, मतलब स्फीयर के फ्रेम में नॉर्मल का वर्क जीरो है। ग्राउंड फ्रेम में जीरो नहीं आएगा, क्योंकि ग्राउंड फ्रेम में ये सर्कुलर मोशन करता हुआ नहीं दिख रहा होगा। ग्राउंड फ्रेम में नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 नहीं होगा। तो सोचे कि नॉर्मल का वर्क जीरो हो गया, मुझे लगता है आप ग्रेविटी का वर्क लिख सकते हैं। ये इतना हाइट नीचे आ गया, और ये h की वैल्यू अगर मैं पूछूं तो क्या लिखेंगे आप? r माइनस आर कॉस थीटा। तो ग्रेविटी का वर्क होगा mgr इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दिस इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड नाउ द वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स। सोचिए जनाब, अगर इसका एक्सेलरेशन आगे है, क्या इस ब्लॉक पर हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक स्यूडो फोर्स लग रहा होगा? और यहां पर हम कहेंगे स्यूडो फोर्स इज लाइक अ कांस्टेंट फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड ma है, और ये हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है। तो एक बात बताइए, ma इस डायरेक्शन में और ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ये डिस्प्लेसमेंट हो गया मेरे हिसाब से r sin थीटा। तो स्यूडो फोर्स का वर्क मैं लिख दूंगा ma, दिस इज फोर्स, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है ब्लॉक का r sin थीटा। कैलकुलेशन चेक करिए फटाफट। दिस इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड दिस इज द वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स, और ये बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां लिखूंगा हाफ m v स्क्वायर फाइनल माइनस इनिशियल इज 0। यहां से जो स्पीड निकल करके आएगा ये स्पीड स्फीयर के फ्रेम में ही आएगा। अगर आप स्फीयर के फ्रेम में कैलकुलेट कर चुके हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था। तो इसीलिए जरूरत है किसकी? वर्क एनर्जी थ्योरम को नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगाने की, क्योंकि हमारे न्यूमेरिकल्स इससे क्या हो जाते हैं? रिलेटिवली आसान हो जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कंजर्वेटिव फोर्सेस की सही डेफिनेशन क्या है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हाउ टू चेक कि कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव है और कौन सा फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है। क्लियर है? तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आप कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में क्या सोचते हैं? ये कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि व्हाट इज योर व्यूज अबाउट द कंजर्वेटिव फोर्सेस। और अगर मैं किसी फोर्स को कंजर्वेटिव बोल रहा हूं तो कंजर्वेटिव ही क्यों बोल रहा हूं भाई, कोई और नाम क्यों नहीं रख दिया था? ये भी सोचिए। जब तक मैं स्टार्ट करता हूं कंजर्वेटिव फोर्सेस का एक्सप्लेनेशन, देखिए ऐसा कोई भी फोर्स जिसका वर्क इन एनी क्लोज्ड पाथ जीरो आता है उसे हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। मतलब सिंपल सी डेफिनेशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर पॉइंट ए कंसीडर करता हूं एंड दिस इज द पॉइंट बी, मैं पॉइंट ए से बी गया और देन कम बैक टू द बी टू ए से बी में सपोज वर्क हुआ W1 और बी से ए में वर्क हुआ W2, तो यहां पे वर्क डन इन क्लोज पाथ मतलब W1 प्लस W2 की वैल्यू को मैंने क्या कर दिया? 0। अगर ऐसा दुनिया के किसी भी क्लोज पाथ में, मतलब कोई भी क्लोज पाथ हो, उसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, आप ए पॉइंट से किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, इट्स योर फ्रीडम। ये 3D स्पेस आपके पास है, आप जहां भी जाइए, लेकिन शर्त यह है कि वापस लौट करके ए पर ही आ जाइए। और अगर इस दौरान किसी फोर्स का वर्क हर पाथ में 0 आ गया तो वो कंजर्वेटिव है। क्लियर मेरी बात?
मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहां से ए से मैं ऐसे चला गया, ऐसे आ गया, ए से मैं ऐसे चला गया, वापस लौट के ऐसे आ गया। कितने पाथ हो सकते हैं? हाउ मेनी नंबर ऑफ क्लोज पाथ आर देयर इन द स्पेस? अगर मैं ये आपसे सवाल पूछूं तो बताइए आपका आंसर क्या हो? इनफाइनाइट पाथ। और अगर हर पाथ में वर्क जीरो है तो हम उसे कंजर्वेटिव फोर्स कह सकते हैं। आपने एक बात ऑब्जर्व करी, मैं एक बात पे बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूं कि हर पाथ में, क्योंकि यहीं पर एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है स्टूडेंट्स के अंदर। क्या है वो मैं डिस्कस करता हूं। स्टूडेंट जनरली क्या करते हैं कि उन्होंने किसी पर्टिकुलर पाथ में वर्क डन कैलकुलेट किया और सपोज वो किसी गिवन फोर्स का क्या आ गया, जीरो आ गया, और उस बेसिस पर उन्होंने स्टेटमेंट बोल दिया कि गारंटी है कि ये फोर्स कंजर्वेटिव होगा। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है कि उस पर्टिकुलर पाथ में आपकी किस्मत अच्छी रही हो कि उस गिवन फोर्स का वर्क जीरो आ गया हो, क्या पता किसी और पाथ में नॉन जीरो आ जाए। तो इस बेसिस पर आप ये स्टेटमेंट थोड़ा ना दे सकते हो कि भैया वो फोर्स कंजर्वेटिव ही होगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी बात को समझिए। किसी एक पर्टिकुलर पाथ में जीरो आने पर ये नहीं बोल सकते कि डेफिनेटली वो फोर्स कंजर्वेटिव होगा। हर पाथ में उसका वर्क जीरो आना चाहिए। चलिए इस बात को मैं लिंक करता हूं। कैसे? सपोज आपकी विंटर की वैकेशंस होती है भाई, है ना, और आप विंटर्स की वैकेशंस में हमेशा शिमला घूमने जाते हो। शिमला जब जाते हो तो विंटर्स के दौरान जाते हो, दिसंबर जनवरी में, तो आप देखते हो यार स्नोफॉल हो रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपकी वैकेशन हर बार विंटर में ही होती है, तो आपको घूमने का मौका जो मिलता है वो हमेशा आइदर दिसंबर या जनवरी में मिलता है, और आप हमेशा शिमला जाते हो, और जब भी शिमला जाते हो तो आपको हमेशा स्नोफॉल देखने को मिलता है। तो इस बेसिस पर आप जब शिमला से वापस लौट करके आए तो आपने अपने फ्रेंड से बोला कि भाई शिमला तो आप कभी भी चले जाइए, हमेशा स्नोफॉल होता है। आपके फ्रेंड ने कहा अच्छा ऐसा है क्या? तो आपके फ्रेंड जो था उसकी वैकेशंस होती थी समर में, वो जनाब जून के समय में शिमला पहुंच गए। अब जब शिमला पहुंचे तो वहां तो उन्हें कहीं भी स्नोफॉल होता हुआ दिखाई नहीं दिया। अब वो सोच रहे हैं यार मन ही मन में कि यार उनके फ्रेंड ने बोला था कि शिमला में तो स्नोफॉल होता है। क्या इस कहानी से आपको कुछ कंक्लूजन समझ में आया? जो फ्रेंड ने स्टेटमेंट बोला था वो उसने किस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर एक जनरल स्टेटमेंट बोल दिया। अब दिक्कत ये थी कि फ्रेंड हमेशा विंटर वेकेशन में जाता था, उस बेसिस पे उसने बोल दिया कि भैया आप कभी भी जाइए, हमेशा आपको स्नोफॉल होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप वो समर में गए तो पता चला कि वहां कोई स्नोफॉल ही नहीं हो रहा। तो मेरा कहने का तात्पर्य वही है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर पाथ में वर्क जीरो आ जाए तो इस बेसिस पर आप ये कमेंट मत करिए कि वो फोर्स कंजर्वेटिव होगा। दुनिया के हर पाथ में उस गिवन फोर्स का वर्क जीरो आना चाहिए, तभी आप ये कमेंट कर सकते हैं कि वो गिवन फोर्स जो है वो आपका क्या होगा, कंजर्वेटिव होगा। आई होप कि आपको ये बात क्लियरली समझ में आ गई होगी। इस स्टेटमेंट को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, दिस इज एफ डॉट डीएल, सर्कल लगा दिया तो इसका मतलब है लाइन इंटीग्रल इन क्लोज्ड पाथ। मतलब एफ डॉट डीएल आप किसी भी सर्कुलर पाथ में कैलकुलेट करिए, दिस इज अ वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ, और ये वैल्यू अगर जीरो आ जाती है तो हम इस गिवन फोर्स को क्या कह सकते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स कह सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? अब सुनिएगा अगला। अगर ऐसा हुआ, अगर ये स्टेटमेंट सही है कि हर क्लोज पाथ में वर्क जीरो है, तो इस बेसिस पर मैं ये भी स्टेटमेंट दे सकता हूं कि इसका मतलब इस गिवन फोर्स का वर्क पाथ से इंडिपेंडेंट होगा, एंड दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट कंजर्वेटिव फोर्स। अब लोग जनरली जब भी पूछा जाता है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस की डेफिनेशन बताइए, तो वो लोग कहते हैं कि कोई भी ऐसा फोर्स जिसका वर्क पाथ से इंडिपेंडेंट आता है उसे कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। लेकिन मैं कहूंगा कि ये सही डेफिनेशन नहीं है। दिस इज जस्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब जैसे कि मैं आपसे ये पूछूं न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में कि एक्शंस एंड रिएक्शंस आर व्हाट, इक्वल एंड अपोजिट, यस और नो? आपने कहा यस। तो अब मैं क्या इसका रिवर्स आपसे पूछ लूं कि दुनिया का अगर कोई भी फोर्स इक्वल और अपोजिट हुआ, दुनिया का अगर कोई भी फोर्स इक्वल और अपोजिट हुआ, तो क्या मैं उसे एक्शन और रिएक्शन बोल सकता हूं?
अगर एक ब्लॉक पे नॉर्मल और mg लग रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट ब्लॉक रेस्ट पर है, कैन आई से दैट कि वो नॉर्मल और mg जो है वो एक्शन और रिएक्शन पेयर है? नहीं कह सकते ना। इस बात को समझिए। पहला स्टेटमेंट अगर ये ट्रू है तो गारंटी है कि इस गिवन फोर्स का वर्क पाथ से इंडिपेंडेंट आएगा। कैसे? इसको मैं प्रूफ कर देता हूं। आप ए से बी गए, वर्क हुआ W1, बी से ए आने के हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज, कितने तरीके हैं बी से ए आने के? इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज, पक्का। तो मैं यहां पर बी से ए ऐसे आया और सपोज इसमें वर्क डन क्या हुआ W3, कैन आई राइट डाउन कि भैया W1 प्लस W3 का वैल्यू का सम भी 0 होगा। आप यहां पे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं पहली वाली इक्वेशन से कि W2 की वैल्यू भी क्या आ रही है माइनस W1, और यहां से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं W3 की वैल्यू भी क्या आ रही है माइनस W1। आप B से A किसी भी पाथ से आइए, हमेशा जो वर्क डन होगा ना दैट विल बी द माइनस ऑफ W1, और ये इस बात से इंडिपेंडेंट होगा कि आपने कौन सा पाथ चूज किया है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? मैं यहां पर ये बोल सकता हूं कि यहां पर B से A आप चाहे ऐसे घूम करके आइए, गारंटी है कि अगर इस केस में वर्क डन W4 हुआ है तो कैन आई राइट डाउन कि इस W4 की जो वैल्यू है वो माइनस ऑफ W1 होगी, क्योंकि क्लोज पाथ में वर्क 0 है। तो अब आप अपने स्टेटमेंट को सही कर लीजिए। आप ये कहेंगे कि अगर किसी भी गिवन फोर्स का वर्क इन एनी क्लोज पाथ 0 तो वो कंजर्वेटिव है, और अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसका वर्क पाथ से इंडिपेंडेंट होगा। मतलब मैं B से A स्पेस में किसी भी पाथ से चल करके आऊं, हर बार जो वर्क डन की वैल्यू आएगी दैट विल बी द माइनस ऑफ W1। आई होप सो कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। इसी को मैंने नेक्स्ट स्लाइड में स्टेटमेंट फॉर्म में यहां लिख दिया है, प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस in any closed path is always 0. This is a correct definition. Therefore, अगर ऐसा है then we say that कि work done by conservative forces doesn't depend on the path connecting the initial and final points. Clear? अब आपको एक बात बताऊं, पता है अगर आप कांस्टेंट फोर्सेस की बात करें, कौन से फोर्सेस? कांस्टेंट फोर्सेस या फिर सेंट्रल फोर्सेस, ये हमेशा कंजर्वेटिव होंगे, हमेशा कंजर्वेटिव होंगे। मैंने क्या बोल दिया? कांस्टेंट फोर्सेस मतलब ऐसे फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन थ्रू आउट द मोशन रिमेन्स क्या रहे? कांस्टेंट रहे। यस और नो? तो उनका वर्क हमेशा क्लोज पाथ में 0 आएगा, ये आप प्रूफ कर सकते हैं। वैसे ही मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स का वर्क क्या लिखते हैं आप? F डॉट S, दिस इज अ वर्क डन बाय क्लोज पाथ, सॉरी वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। और अगर क्लोज पाथ है तो व्हाट अबाउट द डिस्प्लेसमेंट? अब डिस्प्लेसमेंट तो क्लोज पाथ में क्या हो जाएगा? 0। तो इसका मतलब आज के बाद तुम्हें कोई भी कांस्टेंट फोर्स लिखा हुआ दिखाई दे जाए, अगर मैं कांस्टेंट बोल रहा हूं तो बी केयरफुल, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड नहीं डायरेक्शन भी कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब मैं अगर आपके सामने यहां पे कोई फोर्स लिख देता हूं इस तरीके से 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस ऑफ 4k कैप, this is a constant force, तो I say that this is a conservative force क्योंकि इसका वर्क क्लोज पाथ में 0 आएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट वन इज सेंट्रल फोर्सेस। अगर आपने सेंट्रल फोर्सेस के वर्क की कैलकुलेशन करी है तो आपको पता होगा कि सेंट्रल फोर्सेस का जो वर्क था वो इस बात पर डिपेंड करता था कि उस गिवन पार्टिकल का सेंटर से डिस्टेंस क्या है। अगर आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो सेंटर से डिस्टेंस सेम हो जाएगा। तो जब आप सेंट्रल फोर्सेस का वर्क कैलकुलेट करेंगे तो आप लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ आर डी आर, अपर लिमिट ये R2 और लोअर लिमिट R1। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि अगर क्लोज पाथ है तो R2 और R1 दोनों वैल्यूज क्या हैं? सेम। तो गारंटी है कि इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। सेंट्रल फोर्सेस कौन कौन से फोर्सेस हैं? सोचिए। ग्रेविटेशनल फोर्स, कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, these are the central forces, और I say that कि these are the conservative forces। यार एक बात आपने कभी सोची कि कंजर्वेटिव ये जो वर्ड है ये कंजर्व से आया है?
तो इन्हें कंजर्वेटिव क्यों बोल रहे हैं? व्हाट इज द रीजन? सोचिए, हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट में आप जो भी वर्क करते हैं उसे आप रिकवर कर सकते हैं। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक ब्लॉक है, मैं इस ब्लॉक को ग्रेविटी के अगेंस्ट में ऊपर उठा करके ले गया, ठीक है, h हाइट ऊपर। आपने ग्रेविटी के अगेंस्ट में कितना वर्क किया? mgh वर्क किया। लेकिन ये जो वर्क आपने किया अगेंस्ट में, ये आपको वापस मिल सकता है, मतलब आप इसे रिकवर कर सकते हैं। कैसे? आप छोड़ दीजिए, वापस आ जाएगा। मतलब आप यहां पे ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, कंजर्वेटिव बोलने का मतलब यह है कि अगर इन फोर्सेस के अगेंस्ट में वर्क किया जा रहा है तो वो वर्क वेस्ट नहीं होगा, वो किसी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में स्टोर हो जाएगा और उस वर्क को रिकवर आप कर सकते हैं। अगर आपने पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आप मेरी बात को लिंक कर पा रहे होंगे। इसलिए आपको याद होगा कि हमेशा हम बोलते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली डिफाइंड फॉर व्हाट? कंजर्वेटिव फोर्सेस। मतलब इन फोर्सेस को दोबारा से रिकवर किया जा सकता है। इसी बात को ये बोल सकते हैं, जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है ना, तो उसकी क्वालिटी चेंज नहीं होती, और जब एनर्जी की क्वालिटी चेंज नहीं होती तो उसे बहुत आसानी से रिकवर किया जा सकता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो ये दो स्टेटमेंट आप याद रखिएगा। कांस्टेंट फोर्सेस पहली बात, दूसरी बात सेंट्रल फोर्सेस ऑलवेज कंजर्वेटिव फोर्सेस रहेंगे, मतलब इनका वर्क क्लोज पाथ में जीरो होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, अब एक बात बताओ, आपके पास कोई भी एक जनरल फोर्स आ जाए और आपसे पूछा जाए कि यार ये बताओ कि ये कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव, हाउ विल यू चेक इट? क्या करोगे? क्या किसी भी एक पर्टिकुलर क्लोज पाथ में उसका वर्क निकाल करके चेक करोगे? ऐसा तो नहीं कर सकते। दिस इज नॉट अ करेक्ट वे। जैसे मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, सपोज आपने कोई पर्टिकुलर पाथ सेलेक्ट किया और उसमें वो जीरो आ गया, लेकिन किसी और पाथ में नॉन जीरो आ गया, फिर आप तो फंस गए, आपका आंसर तो गलत आ जाएगा। तो दिस इज नॉट अ करेक्ट वे टू चेक कि भैया वो फोर्स कंजर्वेटिव होगा या नॉन कंजर्वेटिव, क्योंकि देयर आर द इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज्ड पाथ और आप हर पाथ में तो वर्क चेक करने वाले है नहीं। तो उसका करेक्ट मेथड क्या है? अगर कोई भी फोर्स कंजर्वेटिव है तो उसका कर्ल, इसको बोलते हैं कर्ल। दिस इज अ कर्ल ऑफ द फोर्स वेक्टर। इसके बारे में डिटेल में आपको इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाएगा। जितनी जितनी हमारे सिलेबस का पार्ट है, या हम कह सकते हैं जो सिलेबस हमारे जेई का है, उतनी उतनी मुद्दे की बातें आपको बता देता हूं। इसको बोला जाता है कर्ल ऑफ द फोर्स वेक्टर। अगर ये जीरो हुआ तो हम उस गिवन फोर्स को कंजर्वेटिव बोल सकते हैं। कर्ल को जीरो करने का मतलब क्या है? मैंने इसे यहां डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा, आई कैप, जे कैप, के कैप। देखिएगा, सपोज मेरे पास यहां पर एक फोर्स वेक्टर है, वो क्या है? एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। ठीक है, ये मुझे एक फोर्स वेक्टर दिया हुआ है एंड आई हैव टू चेक कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। तो उसको चेक करने का एक तरीका है कर्ल। ये जो वैल्यू यहां पे लिखी हुई है, दिस इज अ कर्ल ऑफ द फोर्स वेक्टर। अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आ गई तो हम कह सकते हैं कि वो गिवन फोर्स कंजर्वेटिव होगा। ये डिटर्मिनेंट क्या है? दिस इज अ ऑपरेटर पार्शियल डेरिवेटिव x, पार्शियल डेरिवेटिव विद y, पार्शियल डेरिवेटिव विद z। ये है i में x कंपोनेंट, j में y कंपोनेंट और k में z कंपोनेंट। इस डिटर्मिनेंट को जब हम ओपन करें तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए? जीरो आ जानी चाहिए। चलिए एक बार ओपन करके देख लेते हैं। अगर मैं पहला टर्म लिखूं आई कैप के साथ, तो बताइए यहां पर ये टर्म क्या बनने वाला है? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z। आई होप कि आपको डिटर्मिनेंट को ओपन करना आता होगा। ठीक, एफ जेड विद वाई, और ये बनेगा माइनस ऑफ एफ वाई अपॉन एफ जेड। ये पहला कंपोनेंट आएगा आई कैप के साथ, दूसरा कंपोनेंट माइनस ऑफ जे कैप। यहां पर हम क्या लिखेंगे? दिस इज द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड। देखिए जल्दी से मैथ्स है थोड़ी सी, माइनस पार्शियल डेरिवेटिव जे के साथ देख रहे हैं तो ये रो और कॉलम गायब हो जाएगा, और यहां लिखेंगे द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स अपॉन पार्शियल डेरिवेटिव विद जेड। ये आएगा जे कैप कंपोनेंट। और अगर हम के कैप कंपोनेंट की बात करें तो के कैप में ये गिवन रो और कॉलम गायब हो जाएगा, तो यहां बनेगा ये एफ वाई अपॉन डी एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स अपॉन डी वाई।
ये आपके पास आई कैप, जे कैप और के कैप में 3 कंपोनेंट्स आ रहे हैं, और ये अगर 0 है तो मैं कह सकता हूं इंडिविजुअली ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए और ये भी 0 होना चाहिए। तो आपको देख करके यहां पे समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट टर्म को देखिए क्या लिखा है, पार्शियल डेरिवेटिव। आई होप कि आप इस ऑपरेटर से फैमिलियर होंगे। अगर आपने इस चैप्टर पढ़ा है तो आई होप कि आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना आता होगा। मैं ये मान करके आगे चर्चा कर रहा हूं। यह है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z कंपोनेंट विद रेस्पेक्ट टू y और y कंपोनेंट विद रेस्पेक्ट टू z, ये 0 होना चाहिए। सिमिलरली z का अगर आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो फोर्स के x कंपोनेंट का z के रिस्पेक्ट में ये 0 होना चाहिए, और y कंपोनेंट का x के रिस्पेक्ट में तो x कंपोनेंट का y के रिस्पेक्ट में ये भी 0 होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई कर गई तो हम ये कहेंगे कि वो गिवन फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं यहां पर इसी को तोड़ करके इस तरीके से लिख सकता हूं कि अगर मैं x कंपोनेंट को y के रिस्पेक्ट में और फोर्स के y कंपोनेंट को x के रिस्पेक्ट में, ये बराबर होना चाहिए। सिमिलरली फोर्स का y कंपोनेंट अगर z के रिस्पेक्ट में तो फोर्स का z कंपोनेंट y के रिस्पेक्ट में, और इसके आगे और कौन कौन सा पेयर बनेगा, x का y का बन गया, y का z का बन गया, नेक्स्ट किसका बनेगा, ये पार्शियल डेरिवेटिव z कंपोनेंट का x के रिस्पेक्ट में, ये तीनों बराबर होने चाहिए। इसी चीज को मैंने एक्सपेंड करके यहाँ पे लिख दिया। आई होप कि आप जल्दी से देखें और समझें कि मैंने क्या लिखा है। बहुत सिंपल सी बात है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को 0 कर देना। इंटरेस्टिंग बात, अगर आपके पास जो भी फोर्स हुआ वो 2 डायमेंशनल फोर्स हुआ, 2 डायमेंशनल मतलब उसमें सिर्फ 2 ही कंपोनेंट हुए। मान लीजिए एक फोर्स जो है वो XY प्लेन में लग रहा है। किस प्लेन में लग रहा है, XY प्लेन में। तो आप समझ पा रहे होंगे उसका FZ कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0। तो अगर FZ 0 हो गया तो आपको यहां पे ये 3 इक्वलिटी चेक ही नहीं करनी है, क्योंकि उस केस में FZ तो है ही नहीं, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो आएगा ही नहीं। आपको उस केस में सिर्फ ये वाली इक्वलिटी चेक करनी होगी। इसलिए मैं कह रहा था घबराने की जरूरत नहीं है, कई बार हमारी किस्मत थोड़ी सी अच्छी होती है। जो फोर्सेस हैं अगर वो 2D प्लेन में लग रहे होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको इन 3 में से किसी एक ही कंडीशन को देखना पड़ेगा, क्योंकि 2 कंडीशंस तो वहां पर यूज होगी ही नहीं। तो ये याद रखिएगा कि अगर कोई भी फोर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बता रहा हूं, याद रखिएगा, क्योंकि 12th क्लास में जाकर के आपको ये सब चीजों का बहुत यूज होने वाला है जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ रहे होंगे। कोई भी गिवन फोर्स अगर वो कंजर्वेटिव है तो उसका कर्ल क्या होता है, 0 होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हमने कोई भी थ्योरी पढ़ी है और उस पर जब तक हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व ना कर लें तब तक हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो बूस्ट अप नहीं हो सकता। तो ये सवाल मेरे लिए नहीं है, मुझे जितना एक्सप्लेन करना था, जितना थ्योरी बतानी थी, मैं आपको बता चुका हूं। ये जो क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन पर लिखे हुए हैं ना, ये आपको सॉल्व करने। तो जस्ट पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता दूं, ये फोर्स वेक्टर दिए हुए हैं, ये फोर्सेस आप देख पा रहे हैं XY प्लेन में लग रहे हैं। यू हैव टू चेक कि A और B में से कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव होगा और कौन सा फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होगा, बताइए। आई होप कि आप लोगों ने सॉल्व किया होगा वीडियो को पॉज करके। लेट्स चेक। पहले वाले की बात करते हैं, ए पार्ट। ये है x कंपोनेंट, कितना है x, लेकिन इसको पार्शियली डेरिवेटिव करना है y के रिस्पेक्ट में, तो मुझे लगता है ये तो 0 आ जाएगा। ये तो क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि x कांस्टेंट हो जाएगा, वो बाहर आ जाएगा और बचे हुए टर्म का 0 हो जाएगा। सिमिलरली इफ आई से दैट यहां पर फोर्स का y कंपोनेंट इसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ये भी 0 आ गया। अरे वाह, दोनों ही 0 आ गए, तो डेफिनेटली ये वाला जो फोर्स है ये क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होगा। क्लियर? नाउ कम टू द बी पार्ट। ये बताइए क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव? कितने लोग हैं जिन्हें ऐसा लग रहा है नॉन कंजर्वेटिव? जल्दी से बताइए। जनाब ये भी कंजर्वेटिव है। देखिए फोर्स का x कंपोनेंट क्या है, y, लेकिन x कंपोनेंट को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या आ जाएगा, 1। सिमिलरली फोर्स का y कंपोनेंट क्या है, x, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, y कंपोनेंट को x के रिस्पेक्ट में। चेक करिए एक बार, ये भी वैल्यू आ जाएगी 1। तो ऑब्जर्व करिए, अभी तो कंडीशन बताई थी,
एक्स कंपोनेंट का पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में और वाई कंपोनेंट का अगर एक्स के रिस्पेक्ट में बराबर आ गए तो ये भी कंजर्वेटिव होगा। यस और नो? क्लियर है मेरी बात? ओके नाइस। 2 more क्वेश्चंस। बस थोड़ा सा वीडियो की लेंथ ज्यादा हो गई है, लेकिन आई बिलीव कि आप लोगों को डेफिनेटली मजा आ रहा होगा, है ना? चलिए एक क्वेश्चन और 2 पार्ट है, जल्दी से बताइए इनमें से क्या दोनों फोर्सेस कंजर्वेटिव हैं क्या? चलिए सी पार्ट, फोर्स का ये है एक्स कंपोनेंट, एक्स स्क्वायर वाई, लेकिन पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में। वाई के अलावा जो भी वेरिएबल है वो बाहर आ जाएगा और वाई का डिफरेंशिएशन 1, तो मेरे हिसाब से ये आ रहा है एक्स स्क्वायर। ओके, इसी तरीके से फोर्स के इस वाले कंपोनेंट को देखिए वाई स्क्वायर एक्स, और इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो मुझे लगता है कि एक्स के अलावा सब कुछ बाहर आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई वाई स्क्वायर। जनाब जरा देखिए, इस बार बराबर नहीं आ रहा है, इस बार बराबर नहीं आ रहा है। ये वाली वैल्यू एक्स स्क्वायर आ रही है और ये वाली वैल्यू वाई स्क्वायर आ रही है। चेक करिए फटाफट, दिस फोर्स विल बी द नॉन कंजर्वेटिव। व्हाट अबाउट द डी पार्ट? क्या लगता है, डी पार्ट कंजर्वेटिव या फिर नॉन कंजर्वेटिव? बताओ भाई, जनाब जल्दी बताओ क्या आ रहा है? नॉन कंजर्वेटिव। गलत गलत, पार्शियल डिफरेंशिएशन करिए भाई। अगर आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो सॉरी फ्रॉम माय साइड, मैं उसमें हेल्प नहीं कर सकता। मैं ये एक्सपेक्ट करते हुए इस वीडियो में पढ़ा रहा हूं कि आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा। यस, बताइए जल्दी से। दिस इज द एक्स कंपोनेंट, इसे पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में। ओके, एक्स बाहर आ जाएगा, वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया, कितना आएगा 2y। नाइस। ओके, इसी तरीके से अगला वाला कंपोनेंट देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर वाई, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो देखिए वाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर को डेरिवेटिव करेंगे, कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। चेक करिए फटाफट, बराबर आ रहे हैं क्या? अरे जनाब बराबरी तो आ रहे हैं। ये टर्म क्या लिखा हुआ है 2xy, और ये टर्म भी क्या लिखा हुआ है 2xy। कुछ लोगों को अभी भी नहीं चमक रहा होगा, कुछ लोगों को लग रहा होगा अलग अलग लिखा है। अरे ध्यान से देखो यार, दोनों 2xy लिखे हुए हैं, तो दिस इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। समझ आया? क्लियर है मेरी बात? तो ये थी कंजर्वेटिव फोर्सेस की कहानी। आई होप कि आपके बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जिनको लेकर के आप फिजिक्स में कभी ना कभी थोड़ा सा कंफ्यूज हुए होंगे, आज इस वीडियो ने उन कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में आपकी हेल्प करी होगी। ऐसे और भी टॉपिक्स फिजिक्स में जहां पर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में वीकनेस फील होती है, वो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आई विल ट्राई टू मेक द वीडियोज ऑन दोज टॉपिक्स ऑल्सो। ओके, क्लियर है? चलिए तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।